हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गोधिली बुक और वर्णिका बुक के जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड में आ ही जाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरे देख लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो का अंत तक देखें। वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन को समझाते हुए जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हो जाना है एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का आनंद वो भी भरपूर ले पाएँ। अगर इस वीडियो को आप पूरे देख लेते हो तो आपके 100 नंबर में से आपका 100 नंबर आ जाएंगे बिहार बोर्ड में। तो आपको घबराना नहीं है। हमने इस बुक में इस वीडियो में वर्णिका बुक और गोधिली बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे और वो भी एक ही वीडियो में आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन को हमने छांट के निकाल लिया है। और इसमें से अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बिना टाइम का आपका यह क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। जी पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। क्या पूछा गया, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप ले रखा है जो स्वाभाविक है। क्या बोला गया, लेखक भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस युग में भी विडंबना की बात करते हुए लोग दिखते हैं जो कि जाति प्रथा शासक पोषकों की कमी अभी भी नहीं है और काम का विभाजन करते हुए जा रहे हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते क्वेश्चन देखिए 2 क्या आपका है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। क्या बोले, जातिवाद के पक्ष में जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका देखिए जरूरी है, जो जातिवाद के पोषक होते हैं तो वो कौन होते हैं, बड़ी जाति वाले होते हैं। क्या होते हैं, बड़ी जाति वाले होते हैं। और उनका मानना होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है तो वो उसी जाति में काम करेगा। अगर दूसरी जाति में जाके काम करेंगे तो उसे काम करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो भूखे मर क्यों नहीं जाए। देखिए इसका आंसर मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। इसका आंसर क्या है, जातिवाद के पक्ष में उसके पोषकों का तर्क यह है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसके कोई बुराई नहीं है। इसके पक्ष में कौन देते हैं, बड़ी जाति के जो लोग होते हैं उसके पोषक इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन देखिए आपका 3 क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किस विशेषता की बात करते हैं। क्या बोलेगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किस विशेषता की बात करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या जगह, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक बोलते हैं कि भारत में अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो भारत में जाति प्रथा को खत्म करना पड़ेगा, उसे समाप्त करना पड़ेगा और जो व्यक्ति जो है वो अपने मन के अनुसार जो काम अच्छा लगे वो काम करे, जिससे क्या होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। इसका आंसर लिखने हैं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समस्तता क्या है, समस्ता भ्रमता एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। उसके देखते क्वेश्चन नंबर का 4, क्वेश्चन देखिए 4 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, खोखा किन मामलों में पाता है। क्या पूछा गया, खोखा किन मामलों में पाता है। ये आपने पढ़ा होगा, जो खोखा था जैसे जो कासू था वो किन मामलों में पाता है। उसके जो पिताजी थे उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन वो इंजीनियर नहीं बने, क्या बन जाते थे आपको पता हो क्या बना होगा, क्योंकि आप जब क्लास में पढ़े हुए थे आपको समझाए थे कि वो किस तरह कितने बदमाश थे। देखिए इसका आंसर क्या हमने लिखा, इसका आंसर है हो जाएगा, खोखा सेन साहब का एक लौता, ठीक है, एक लौता बेटा था। खोखा को सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहता था। वो कभी कार की कांच तोड़ देते थे तो टायर का हवा निकाल देता था। उसे पूरा छूट था जैसे बहनों को मारना और खोखा नियम का पालन नहीं करता था, इसलिए खोखा जीवन के मामले में अपराध था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन देखिए 5 में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि मदन और कासू के बीच विवाद कैसे हो गया। क्या बोला गया, मदन और कासू के बीच विवाद कैसे हो गया। ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने को भी जरूर नोट कर ले और अगर खुद इसे बना तो इसे भी अपने मन से बनाए। तो कासू और मदन के बीच देखिए विवाद किस तरह से हुआ था। कासू और मदन, जब मदन अपने गाँव के लड़के के साथ
गली में जब लट्टू नचाने खेल खेला था तो उसी समय कासू आता है और कहता है कि मुझे भी लट्टू खेलना है। तो मदन कहता है कि जा, तुझे लट्टू नहीं खेलने देंगे क्या, तेरे पास लट्टू भी है क्या। तो जब इतना मदन कहते हैं तो इसने इतने में कासू भर जाता है और मदन को धक्का देता है, जिसमें कि मदन भी उठ करके कासू को मार लेता है। दोनों कुत्ते की तरह लड़ते हैं और दोनों में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तो आपका दिखाने से लिखे हैं, मदन और कासू के बीच झगड़ा होने का कारण था कि मदन लट्टू खेल रहा था तो कासू बोला कि मैं भी खेलूंगा, लेकिन मदन ने इनकार कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। और यह आपको मैंने अभी समझाया है। अगर वो समझ कर अगर खुद से लिख सकते तो वो भी लिख लीजिए, और या तो यहाँ आपका लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में आपको क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा कैसे हुआ। देखिए मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा कैसे हुआ था। जब ड्राइवर जो सेन साहब का जो ड्राइवर था वो कार को जब साफ करा था तो मदन आता है और रास्ते में क्या करता है, उसके कार को छू लेता है। जब छूता है तो ड्राइवर उसे धक्का देता है, जिससे कि मदन भी उठ करके उसके कार को पकड़ने का प्रयास करते हैं। दोनों चिल्लाने लगते हैं, जिसमें क्या दोनों के बीच में कहता है झगड़ा होता है। तो आपको कमेंट में से लिखना है जो सेन साहब के कार थे वो कितने रुपये की थी, बस उसको लिखना है। और किस रंग के थी, उसके जो सेन साहब जो कार थे वो किस रंग के थे और कितने रुपये के थे, बस उसको कमेंट में आपको भर देना है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मदन गिरधर लाल का बेटा था जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। जो मदन था वो सेन साहब का बेटा था, जो मदन था वो गिरधर लाल का बेटा था। गिरधर कहाँ काम करते थे, तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन मदन ने सेन साहब की कार को छू लिया तो ड्राइवर ने मदन को धक्का दे दिया और गाली देने लगा। तो मदन भी ड्राइवर को गाली गाली देने लगा, धीरे धीरे लगा और दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया। आपको यह क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन देखिए 7 क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये भी देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं वो कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में। कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में। ठीक है, क्यों हो सकते हैं, ये देखिए आपको लिखा क्या लिखा है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि गांव के सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में सिर्फ अपने आप से मतलब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में होते हैं। गांव में देखते होंगे अगर एक दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ, गांव में एक दूसरे के बीच में महिला में झगड़ा हो गया है और फिर भी अगर जिससे झगड़ा हुआ है उस झगड़े हुए लोगों के यहाँ अगर कोई कुटुंब आता है लेकिन उसमें कोई नहीं है तो क्या बोलते हैं, जो बल्ला रहते हैं, झगड़ा कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ रहे, तो वो क्या करते हैं, आइए पहुना बैठिए चाय पी लीजिएगा। इस तरह से गाँव के लोग बात करते हैं। और किसी दुख दर्द होता है तो एक दूसरे का जाके हेल्प करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं जो सच्चे भारत के दर्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, गाँव में हो सकते हैं, ना कि शहरों में। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन देखिए 8 में क्या क्वेश्चन आपका 8 में आपका लिखा हुआ है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य बार बार नाखून क्या काटता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में मनुष्य आदि मानव थे, इसका हथियार नाखून ही था। लोग पहले कहते हैं, जब लोग जंगल में रहते थे तो वो समय आके से आदि मानव थे, जंगल में रहने वाले लोग को आदि मानव कहते हैं। तो उस समय हथियार नहीं था हमारे पास, तो क्या करते थे, किसी से अगर जानवर से लड़ना है, वो हमारे पर अटैक कर रहा है तो हम लोग नाखून से उसे मारते पीटते थे, उसी से हम लोग झगड़ा करते थे। लेकिन अभी तो गोली बंदूक बम मिसाइल बहुत सारा आगे है, तब उसका जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए बोल रहा है कि नाखून ही था। लेकिन अब मनुष्य में परिवर्तन हुआ और वे अब नाखून रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नाखून पाशवित्त की निशानी है। इसलिए मनुष्य बार बार नाखून काटते हैं और उसका उपयोग भी नहीं होता, इसलिए लोग नाखून काटना शुरू कर दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए इसमें क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आने की संभावना है बिहार बोर्ड में। तो जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को अवश्य लिखे। इसमें क्या है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्या बोला है कि भारत किस तरह अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। भारत अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, असुदूर का मतलब क्या होता है, अभी जो चल रहा है या आने वाला समय, भविष्य है। ठीक है, तो जो काम पहले होता था वो काम अभी भी हो रहा है और अभी के लोग इतिहास के चीज़ों को देख करके कुछ काम करते हैं, उसे बनाए रखे हैं। इसलिए भारत अतीत एवं सुदूर को जोड़ता है। जैसे
पहले के लोग पूजा पाठ करते थे, अभी के लोग पूजा पाठ करते थे। पहले की महिलाएं अपने पति को पहले खाना खिला के फिर अपना भोजन ग्रहण करती थी, तो अभी की महिला भी वही काम करती है। पहले पेड़ पौधा का पूजा होता था, अभी भी पेड़ पौधा पूजा हो रहा है। पहले भूत प्रेत माना जाता था और अभी के लोग भी भूत प्रेत मानते हैं। इसका देखिए वही आंसर हो जाएगा, जो काम पहले होता है वह भी हो रहा है। इसका हमने लिखा है आंसर, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी है। भारत से बीते हुए समय का ज्ञान मिलता है। यहाँ वे सारे कार्य हो रहे हैं जो बीते समय इतिहास में हुआ करता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में गए होंगे। अब क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं 10 की और क्वेश्चन में 10 में क्या क्वेश्चन में आपका 10 में है, लेखक क्या सॉरी देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि में स्थिरता आ गई। देखिए क्या हुआ, करीब 200 साल पहले, कभी 2 सदी के मतलब क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, इसके टाइप बने। क्या हुआ मतलब कि औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मशीन का आविष्कार होने लगा। और जब मशीन का जब आविष्कार हो गया तो लोग हाथों से लिखने जगह किससे हाथ से लिखने जगह किससे लिखने लगे, मशीनों से लिखने लगे। जिससे कि लोग मशीन से अधिक लिखने लगे और हाथ से लिखना बंद कर दिया और देवनागरी लिपि में लिखना बंद हो गया। तो आगे देवनागरी लिपि में क्या गया, स्थिरता आ गई। हाथ से लिखे हुए कार्य को क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे ये जितने मैंने क्वेश्चन लिखा है किस से लिखा है, तो हाथ से लिखा है, टाइप तो नहीं किया, हाथ से लिखा हुआ है। और हाथ से लिखा हुआ तो ये सब क्या कहा है, दिए तो आपका देवनागरी लिपि है। कैसा है, देवनागरी लिपि है, कोई दिक्कत। अब देखिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन में देखिए आपका 11 में है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका जो जगह देवनागरी लिपि में नेपाली, मराठी, संस्कृति, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। उसके क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन देखिए 12 भी क्या, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछा गुज्जर प्रतिहार कौन था। एक बार हमने बच्चों का जब क्लास में टेस्ट लिया था कि गुज्जर प्रतिहार कौन था, तो उन्होंने लिखा था कि मेला मूवी में एक जो गुज्जर नाम का जो डाकू था उसे गुज्जर प्रतिहार कहते थे, जो रुपा के लिए आता था। तो यहाँ दोस्तों वो नहीं लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार की एक विदेशी आक्रमणकारी था जो कि भारत में आया और आते ही अवंती पे क्या हुआ, अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। वही कौन थे, गुज्जर प्रतिहार थे। ये क्या थे, विदेशी एक आक्रमणकारी थे। इसका आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आया था। ईसा, ठीक है, ईसा क्या है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और फिर कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। वही कौन थे, गुज्जर प्रतिहार। क्या था, गुज्जर प्रतिहार एक आक्रमणकारी थे जो विदेश से आए थे और आते ही अवंती पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिए और फिर बाद में कन्नौज पे, कहाँ पे, कन्नौज पर भी अपना साम्राज्य खड़ा कर लिए। वो कौन थे, गुज्जर प्रतिहार है। ना कि ये लिखिएगा कि मेला मूवी में जो आए थे एक रुपया को ले आए थे, उसका इज्जत लूटा था, ये था वो था, वो आपको लिखना नहीं। अगर वो लिखते हो तो आपका ये इसमें नंबर आपका कट जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी जो वो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, बहादुर के नाम से दिल शब्द कैसे हट गया। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका देखिए विवाहित क्वेश्चन है। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द जो है वो निर्मला का हटक गया। क्या होता था, जो बहादुर था उसके पूरा नाम था वो क्या था, दिल बहादुर था। लेकिन जब घर का जो नौकर रहता है तो बहादुर करके बोलते थे। और निर्मला को दिल बहादुर बोलने में एक थोड़ा सा झंझलाहट सा होता है, तुमने कहा अजीब तरह लगता था, इसलिए क्या बस बहादुर बोलते थे और बहादुर के नाम से दिल शब्द हटक ही गया था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर। जब बहादुर लेखक के घर आया तो उससे पूछने पर उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेकिन निर्मला को दिल बहादुर बोलने में कठिनाई, ठीक है, कठिनाई होती थी। तो उसने दिल बहादुर से बहादुर कहने लगी और बहादुर के नाम से दिल बहादुर शब्द हट गया। क्या बोले, आपको बोले ना कठिनाई होती थी, उसे अजीब लगता था कि दिल बहादुर क्या बोले, डायरेक्ट बोलते बहादुर या पानी ला, बहादुर खाना ला, बहादुर खाना बना दो, बहादुर कपड़े दो, बहादुर झाड़ू लगा दो, बहादुर बर्तन साफ कर दो। तो बस बहादुर बोलते थे और उसके नाम से दिल शब्द हटक गया। उस क्वेश्चन में देखिए 14, क्वेश्चन में देखिए 14 में क्या है कि बहादुर के जाने के बाद सबको पछतावा क्यों हुआ। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है
अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक उसे उल्टा दे सकते कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, लगभग 10 से 11 बार पूछे गए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बहादुर घर घर का सभी काम करता था, घर के सभी लोग को काम काज से आराम मिला था, कोई भी काम हो सब बहादुर को ही बोलते थे और सभी के साथ रहते थे, सबके साथ हिल मिल गया था, इसलिए बहादुर के जाने के बाद क्या हुआ, सबको पछतावा होने लगा। उसके क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन 15 आपका है, लेखक को क्यों लगा कि नौकर रखना आवश्यक है। ये भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर चैप्टर से आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक की पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाती थी, उसकी स्वास्थ्य भी खराब रहती थी और लेखक के सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक के चलन भी होता, थोड़ा क्या होता, जलन भी होता था, ठीक है, जलन भी होता था, जिससे उसे लगा कि नौकर रखना आवश्यक हो गया। क्या होता, लेखक जो थे, जो उसके पत्नी निर्मला थी, वो सुबह से शाम तक काम करते 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 इतना थक जाती थी, वो सुबह उसका सेहत ही खराब हमेशा रहने लगा था। इसलिए और दूसरी बात क्या था, जितने भी उसके रिश्तेदार थे, चाचा भतीजे जितने भी थे, मामा मौसी, सभी के यहाँ क्या थे, नौकर थे, सभी यहाँ क्या थे, नौकर थे। तो लेखक जब भी जाते थे तो यहाँ की सभी जितने भी रिश्तेदार हैं सभी के यहाँ नौकर है, पर हम ही एक ऐसे घर है जिसके यहाँ नौकर नहीं है, और हमारी जो पत्नी निर्मला है वो काम करते करते थक जाती है, तो हमारे घर में नौकर भी नहीं है, तो उसे लगा कि अब नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था और उन्होंने नौकर रख लिया। अब क्वेश्चन में देखा 16, क्वेश्चन देखिए 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत में जितना जाति पाया जाता है उतना कोई भी देश में नहीं पाया जाता है। यहाँ जब जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी जाति में समान अधिकार है, लेकिन और सभी देशों में ऐसा नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भारत में क्या है, भारत में लगभग 2500 जितना जाति पाई जाती है। कितने जाति पाई जाती है, यहाँ पर लेते हैं 2500 जाति। भारत में कुल जाति कितना है, 2500 जाति पाई जाती है, लेकिन आज तक भारत में राष्ट्र के स्तर पे आज तक झगड़ा लड़ाई जाति की बात पे, जाति को लेकर के नहीं हुआ है। लेकिन और सभी देशों में इतनी जाति है भी नहीं, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो मुकाबला है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो भारत का जो मुकाबला है जाति के आधार पे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए जाति के हैसियत पे भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ये आपको हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए सबका 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका जगह जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। किसके लिए परंपरा ज्ञान आवश्यक है, परंपरा में क्या तो बीते हुए समय, तो उसके लिए आवश्यक है। जो लोग जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए क्या है, इसका ज्ञान आवश्यक है। उसका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन देखिए 18 में आपका क्या है, क्वेश्चन 18 है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। इसका आंसर हो जाएगा, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए दुखद समय था, क्योंकि महाराज जी के घर में इतना पैसा भी नहीं था कि वे अपने बाबूजी का दाह संस्कार कर पाए। लेकिन महाराज जी ने 10 दिन के अंदर नाच कर या प्रोग्राम करके पैसे जमा किए और बाबूजी का दाह संस्कार किए। यह समय बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय था। ये कहता है बिरजू महाराज का जीवन का सबसे दुखद घटना था वो कब था, कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुआ था तो उनके घर में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पिताजी का दाह संस्कार करा पाए। तो उन्होंने क्या 2 प्रोग्राम किए। कितने प्रोग्राम किए आपको बता लेते, 2 प्रोग्राम। कितने प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम किया। उसे उन्होंने 500 रुपये कमा करके अपने पिताजी का दाह संस्कार कराया। तो आपको कमेंट में लेना है, जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज का उम्र कितना था,
इनका उम्र कितना था, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग भर लीजिए फटाफट। उससे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन देखिए 19 में क्या है, 19 नंबर में है लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का कैसा संबंध था। लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का कैसा संबंध था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, लेकिन रामपुर में अधिक समय बिताते थे और यहीं से उनको विकास का अवसर मिले थे। तो ये आपका हो गया संबंध। लखनऊ में क्या था, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और ये रामपुर में वो अधिक समय रहते थे, वहाँ पे अधिक रहते थे और उन्हें जो अवसर मिला विकास का आगे बढ़े हैं वो रामपुर से मिले हैं। तो ये आपको उसका दोनों क्या था, संबंध था। उसके बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें क्या है, संतु क्यों उदास हो गया। क्या है, संतु क्यों उदास आ गया। ये जो क्वेश्चन है वो आपका है मछली चैप्टर से, मछली कहानी का चैप्टर, मछली कहानी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतु जान गया था कि मछली कुछ देर में कट जाएगी। वह मछली को जिंदा रखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए संतु उदास हो गया। क्या इसका हुआ आंसर हो जाएगा बढ़िया से, प्लीज से समझ लीजिए। संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि मछली संतु का मानना था कि इसमें से 3 मछली है। कितने मछली है, पिताजी ने खरीदे 3 मछली है और 3 मछली में से हम पिताजी से एक मछली मांग लेंगे, एक मछली मांग लेंगे और उसे कुआं में रख देंगे। जब मन होगा तो कुआं से मछली को निकाल लेंगे, उसे खेल लेंगे और उसे फिर वापस रख देंगे। अब फिर जब खेलने का मन होगा तो फिर मछली को फिर से निकाल लेंगे, फिर से रख लेंगे। लेकिन उसे लग गया कि अब जो मछली है वो जो भग्गू है वो क्या करेगा, मछली को काट देगा। जो भग्गू है मछली को काटने वाला है, इसलिए वो क्या हो गया, वो उदास हो गया। कौन, संतु क्या हो गया, उदास हो गया। अब मछली को छूते हुए भी संतु डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मछली जो है उसे काट लेगा। मछली काटती है। आपको कमेंट भरना है कि जो मछली कहानी है उसमें मछली कौन कौन खाते थे, उसके घर में जो मछली थे वो कौन कौन खाते थे। और आप लोग में से बोलिए, बतलाइए कि आप लोग में से कितने बच्चे हैं जो मछली, जब घर में जब मछली आती थी उसमें जो जिंदा मछली निकाल करके अपने अपने कुआं में डाले हो। देखते हैं हम कहाँ कहाँ के बच्चे हैं जो कि अपने मछली को लेकर के अपने कुआं में डाले। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 21 में क्या है, मछली को लेकर बच्चों के मन में कैसी अभिलाषा थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या था कि वो चाहते थे कि हम मछली साथ खेल लेंगे, जब मन होगा खेल लेंगे, फिर वापस उसे रख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, मछली को लेकर बच्चों के मन में यही अभिलाषा थी कि पिताजी से एक मछली मांगकर उसे कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और उसके साथ खेलेंगे, उसे तो खेलेंगे। तो हम लोग भी तो बचपन में वही करते थे। मछली जब घर में आता था, जो जिंदा मछली रहता था, कौन सा मछली, गड़ैया मछली। कौन सा, गड़ैया। एक गाना है ना कि सैया मारा था गड़ैया में गड़ैया मछली, ये गाना है कि सैया मारा था गड़ैया में गड़ैया मछली। तो गड़ैया मछली का जल्दी मरता नहीं है, गड़ैया जल्दी मरता नहीं है। वो मछली क्या करते, उस मछली को लेकर के हम लोग भी अपने अपने कुआं में डालते थे और देखते थे बड़ा था। लेकिन मछली जो होता है कुआं में डालते थे, लेकिन कुआं में रहते थे बेग। कौन क्या रहता था, बेग। अब बेग खा के हो गया छटर पटर खत्म कर देता था। तो वो आपका हो जाएगा आंसर। उसके मन में क्या था, अभिलाषा, जो हम लोग के मन में अभिलाषा रहती थी बचपन में, वो अभिलाषा बच्चे के मन में भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए इसमें क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 22 में है मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। इसका जो जगह क्या, मछली को छूने से संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लगता था कि मछली उसे काट लेगी। उसे क्यों छूने से डर रहा था, उसे लग रहा था कि मछली से छुएंगे, ऐसे छुएंगे वो क्या करे, वो काट ले, वो क्या करे, वो काट लेगा वह। इसलिए संतु जो है मछली को छूने से हिचक रहा था और डर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या क्वेश्चन देखिए। 23 में देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसे आपको क्वेश्चन में है डुमराव की महत्वता किस कारण है। डुमराव जो महत्वता है वो किस कारण है। तो जो डुमराव की महत्वता है वो इसलिए है कि जो शहनाई बनाई जाती है उसकी जो लकड़ी होती है वो कहाँ पाई जाती है, डुमराव में ही मिलती है, इसलिए डुमराव की महत्वता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डुमराव की महत्वता शहनाई के कारण है क्योंकि बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बनाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग, जो शहनाई बनाते, जो तुतरी जो बजाते, इस तरह से आपका जो रहता है शहनाई रहता है, जो सब करता है। तो इसमें छेद रहता है, जो लकड़ी मिलता है रीढ़ की हड्डी, क्योंकि रीढ़ की जो लकड़ी मिलती है प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पाए थे, जो होता है जो घास नटकट, क्या है, नरकट, आपका नरकट है, ठीक है, ये आपका नरकट हो गया। नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में ही मिलती है। आपको अभी समझा दिया कि डुमराव में ही शहनाई बनाने लकड़ी मिलती है, इसलिए उसका महत्वता है। दूसरा क्या, बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी वहीं पे हो गया था। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 24 को क्वेश्चन देखिए। 24 आपका क्या है,
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमें पता है कि ये आपको दोबारा बोला आप भूल जाओगे। और एक आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से हमें कुछ फ़ायदा हो सकती है, तो दूसरे के प्रति थोड़ा कुछ फ़ायदेमंद, उसी के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं रखें। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 में क्या है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। जो गांधी जी है उसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का मानना है कि बढ़िया शिक्षा वो है जो किताबी ज्ञानी के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ काम काज करने का जो ज्ञान रहेगा, जिससे कि हम लोग बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, उसे क्या करते हैं, बढ़िया शिक्षा मानते हैं। तो यही देखिए आंसर लिखे हैं, गांधी जी बढ़िया शिक्षा उसे मानते हैं जो किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी लेते हैं, जिससे कि कुछ काम भी सीखते हैं, उसे क्या इसे ही बढ़िया शिक्षा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया था। क्या है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवि कृष्ण को चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण का अद्भुत माया देखकर कवि उसी रंग में रंग जाते हैं, उसे लगता है कि कृष्ण ने मेरा मन चुरा लिया है। क्या है, जो कवि को क्या लगता है कि जो कवि को लगता है कि जो कृष्ण का जो मुखर्त बना हुआ है, जो मुख बना हुआ है, मूर्त जो बना हुआ है, जो उनका जो चेहरा है इतना मनमोहक है, इतना मनमोहक है, हमारे मन को हा लेता है, मेरे दिल को चुरा लेता है, मेरे दिल को चुरा लेता है, इसलिए कि उनको चोर कहता है। लेकिन आप लोग क्या लगता होगा, जो कृष्ण है उसे चोर इसलिए कहा था क्योंकि वो माखन चुराते थे। अरे ऐसा नहीं है, अगर वो माखन चुरा के चोर बना है तो तुम भी तो चीनी चुराते हो। अगर आपको लगता है कि जो माखन है वो थोड़ा कम मीठा रहता है और मीठे जब चुराने से क्या उसे चोर बोल दोगे, तो क्या आप अपने घर में क्या चीनी चुरा के नहीं खाते हो, चुरा खाते हो ना। अरे बोलो तो, अरे बोलो, खाते हो ना। जब चीनी चुरा के जब तुम खाते हो तो क्या तुम्हें चोर नहीं कहा जा सकता है, तो तुम भी तो चोर होगे। ऐसा बात नहीं है। कृष्ण का मुख, उसका चेहरा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि अपने जब गांव में निकलते थे तो वहाँ के लड़कियों का दिल चुरा लेते थे, ग्वाल बासनियों का दिल हर लेते थे। वहाँ के लोग जो उसको एक बार देख लेता है तो उसे अपना दिल दे बैठते थे। दूसरा जो लेखक है उसका भी उन्होंने दिल चुरा लिया था, इसलिए बोलता है कि तुम चोर हो क्या। तो इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया, ना कि माखन चुराने से वो चोर बना। माखन चुरा चोर नहीं बना, वहाँ की इतना मनमोहक था कि सबका दिल भी चुरा लेता था, इसलिए चोर किया। तो आप लोग भी किसी को दिल चुराए हो क्या, चुराए हो किसी का दिल नहीं ना। तो दिल नहीं चुराने तो आपको भी चोर बोलेंगे, आज चीनी चुराने आपको चोर नहीं बोलेंगे क्योंकि आप भी चीनी चुराते हैं। उसके अगला क्वेश्चन देखिए 26 से क्वेश्चन 26 में क्या है, कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो इसका देखिए जो कवि है वो मालिन जो कृष्ण राधा का है, ठीक है, क्यों कहे देखिए आंसर है क्या, कवि ने मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि प्रेम वाटिका है और उसके मालिन कृष्ण राधा है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में हो गया और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन 27 में आपका क्या है, इसमें आपका है परहित के लिए देह धारण कौन करता है। क्या है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा क्या, परहित के लिए देह धारण बादल करता है क्योंकि वह वर्षा करके पृथ्वी पर सुख समृद्धि देता है, प्राणियों को जीवन देता है, लेकिन इससे बादल को कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परहित के लिए देह धारण बादल करता है। क्या बोलेंगे, जो परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। क्यों करता है, तो जो परहित के लिए देह धारण उसे कहते हैं जिससे क्या होता है, वो लोगों को तो फायदा देता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे जब बादल जो होते हैं क्या करते हैं, वर्षा जल को वाष्प बनाकर अपने में मिलाते हैं, उससे पृथ्वी की जाति को पेड़ पौधा जीव जंतु मानव सब के लिए समान वर्षा कराती है। और सभी क्या करते हैं, समान वर्षा करती है, किसी को छोटा बड़ा उच्च नीचे कभी नहीं मानते हैं। लेकिन उससे बादल को कोई फायदा होता नहीं, उससे जो है बादल को फायदा होता नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि परहित के लिए जो देह धारण है वो कौन करते हैं, बादल करते हैं। कौन करते हैं, बादल करते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है, ये आपको क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसू पहुँचाना चाहते थे। अरे अरे अरे, ये तो बहुत धांसू क्वेश्चन आ गया। और आपको पता होगा जो कवि जो है वो अपने आंसू कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो आपको देखिए इसमें क्या है, जो कवि अपनी जो प्रेमिका सुजान है, कवि क्या है, कवि अपनी प्रेमिका सुजान जो है, ठीक है, सुजान के यहाँ अपने आंसू पहुँचाना चाहते थे। वो कहते हैं कि हे बादल मैं जो रो रहा हूँ, मेरे आँखों से जो आंसू छलक रहा है, मेरे आँखों से जो आंसू छलक रहा है, इसे अपने
में मिला ले। हे बादल मेरे इन आंसुओं को अपने वश बना करके अपने मिला ले और सुजान के आंगन में वर्षा करा। सुजान के आंगन में वर्षा करा। जब सुजान के नंगे नंगे पैर हमारे आंसुओं को चूमेगा तब उसे एहसास होगा मेरे प्यार का। उसे कैसा एहसास होगा? मेरे प्रिया प्यार का। तो यह आपका देखिए जरा लिखे हैं, कभी अपनी प्रेमिका सुजान के पास पहुंचाना। ठीक है, कभी अपनी प्रेमिका सुजान के पास अपने आंसू पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि कभी सुजान के बाद याद में रो रहा था और बादल से कहते हैं कि हे बादल मेरे आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचा दे। जो बादल है उसके आंसू क्या कहते हैं? ए बादल मेरे आंसुओं को अपने मिला ले, अपने आप में मिला ले और जा वर्षा करा मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में। जब उसके नंगे नंगे पैर मेरे आंसुओं को छुएगा, उसके कोमल कोमल पैर जब मेरे आंसुओं को छुएगा तब उसे एहसास होगा मेरे प्यार का कि हम कितना तुमसे प्रेम करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन देखिए 29 में क्या है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखती है? कि जो कवि है उसे भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखती है? जिसका देखिए डॉक्टरी स्टाइल आपका देखिए आंसर लिखे। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? कवि को भारत में भारत में आपका यहाँ भारतीयता होना चाहिए। भारतीयता, ठीक है, यहाँ आपका देते हैं हो जाएगा, ये देखिए भारतीयता ले दीजिएगा। भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग चुके हैं। बोल चाल खान पान यहाँ जहाँ देखो विदेशी वस्तु दिखाई पड़ती है, इसलिए कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ते हैं। कवि को भारत में भारतीय नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि जो भारत है वो एक समृद्ध देश है। कैसा समृद्ध देश है? यहाँ की महिलाएं अपने शरीर को ढक करके रहते हैं। अपने शरीर को क्या करते हैं? ढक करके रहते हैं। यहाँ पे विदेशी, यहाँ पे धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं। इस तरह के लोग पहनते हैं। लेकिन अभी और खान पान चूड़ा मुढ़ी सत्तू ये सब खाने वाले लोग हैं। लेकिन अब देखिए क्या है, अब भारत में है एक भी विदेशी वस्तु भारतीयता नहीं मिलती है। अब दुकान में जाओ तो आपको विदेशी वस्तु मिलेगा। ब्लेजर जैकेट जीन्स ये क्या सब विदेशी वस्तु है। ये हो गया। दूसरा, अगर कोई कुटुंब आता था तो जब पहले आता था आपके पहुना आते होंगे तो आपको मम्मी को पता होगा कि पहले के लोगों को क्या कर नाश्ता में दिया जाता था? चूड़ा मुढ़ी दही दिया जाता था, दूध दही दिया जाता था। लेकिन अभी समोसा जलेबी और क्या मोमो ये आपको बर्गर ये सबको दिया जाता है, जिससे कि लेखक को लगता है कि भारत में भारतीयता नहीं दिखता है। दूसरी, यहाँ के जो महिलाएं रहते थे पहले वो अपने शरीर को पूरे ढक के रहते थे, अपने अंग को ढक करके रहते थे। लेकिन अभी के लड़कियों को देख लीजिए, वो अपने शरीर को ढकती नहीं है बल्कि दिखाती है। वो क्या करती है? दिखाती है अपने जांग पैर में बहुत सारे दिखाते हैं, जिससे लगता है कि भारत में जो भारतीयता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, विदेशी हो गया है। लज्जा खत्म होते जा रहा है, लज्जा खत्म हो जाते जा रहे हैं। इसलिए भारतीय लेखक को लगता है कि जो भारत है वो उसे भारत में भारतीयता नहीं दिखता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको पता होगा कि जो इंस्टाग्राम में फेमस हो रही है वो आपका कौन है? उर्फी जावेद। उसका कपड़ा देखो किस तरह से पहनते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, भारत में जो भारतीय है तो उसे विदेशी बनाते जा रहे हैं, विदेशी रंग रूप में लाते जाए। बोल चाली से बोलेंगे हाय हेलो क्या कर रहे हो, इस तरह से बोलेंगे क्या कैसे हैं, देखिए इंग्लिश में बात करते हैं। दूसरे, जो उर्फी जावेद है वो तो भारत को नष्ट ही करती जा रही है। ऐसे क्या उसको क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है। उससे लगता है कि अगर हमारे पास आ जाए चप्पल से उसे पीटेंगे। कौन है? उर्फी जावेद। उसको आप लोग देखे होंगे कि छोटा सा पत्ता से अपने शरीर को ढकेंगे और क्या क्या आपको होता है रुमाल से अपने बदन को ढकेंगे। तो ऐसे ऐसे जो उर्फी जावेद हैं ये लोग क्या करते हैं, भारत में भारतीय दिखाने जो दिखता भी था वो उसको भी समाप्त करते हैं। और उसे देख देख के यहाँ के जो इंस्टाग्राम में जो छोड़ियाँ हैं लड़कियाँ हैं वो भी वही सब काम करना शुरू कर दिए, जिससे कि लेखक को लग रहा है कि अब भारत में जो भारतीयता वो दिखाई पड़ता नहीं। आप लोग खुद पता होगा, और आप लोग छोटे तो हो नहीं, आप सबके पास फ़ोन है और इंस्टाग्राम सब चलाते होंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे ये सब आने वाला नहीं है, बस कुछ काम का ही चीज़ आएगा। उसका क्वेश्चन में देखिए 30 है। क्वेश्चन देखिए 30 में क्या है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलते हैं? तो कवि की दृष्टि में जो आज के देवता हैं वो कौन है? मजदूर किसान, जो कि सड़कों में मिलते हैं, गिट्टी फोड़ते हुए, खेत खलिहानों में मिलते हैं, काम करते हुए। ये आपको कौन है? भारत के देवता है। भारत कौन है? देवता है। तो इसका देखिए जरा में लिखा है, कवि की दृष्टि में आज के देवता किसान मजदूर हैं, क्योंकि वे खून पसीना एक करके हमारे लिए भोजन का प्रबंध करता है। स्वयं कष्ट में रहकर देश में खुश चैन स्थापित
करता है और वे गांव गांव में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गांव में मिलते हैं, खेत खलिहान में मिलते हैं। काम करते हुए जो किसान है वह आपका आस्था के देवता है। उस क्वेश्चन में देखिए आपका 31 क्वेश्चन देखिए 31 में क्या है, ये देखिए आपका राक्षिक क्वेश्चन है। ये का क्वेश्चन क्या है? हिरोशिमा में साखी रूप में क्या रखा है, क्या है? तो इसका जो जगह हिरोशिमा में साखी के रूप में जले हुए पत्थर, टूटी फूटी सड़कें, घर की दीवारों पर लाश के निशान छपा के रूप में है। ये आपका क्या साखी रूप में रखा हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। उसमें देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में है बेटे के लिए अड़ा क्या है और क्यों। जो बेटे के लिए जो अड़ा शब्द है वो क्या है और क्यों। तो बेटे के लिए जो अड़ा है आपको समझाते हैं। जो बेटे के लिए जो अड़ा है, जो इस अड़ा में जो ये ड है, अड़ा में जो ये ड है, इसे समझता है कि माँ। क्या समझता है? माँ। इसे समझता है माँ। और बलम में जो बिंदी है इसे समझता है बेटा। क्या समझता है? बेटा। और इसे बोलते हैं अड़ा को माँ बेटा। क्या बोलते हैं? माँ बेटा। देखिए आंसर लिखा है बेटे के लिए ड जो है वह उसे माँ समझता है और बलग में जो बिंदु है उसे बेटा मानता है, जो कि माँ जो माँ के गोद में बैठा हुआ है, बैठा हुआ बेटा समझता है। उससे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? बेटे के आंसू कब आ जाते हैं? इसका आंसर है क्या? बार बार प्रयास करने के बाद भी जब वह अड़ नहीं लिख पाता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। जो अड़ा शब्द है बेटा बार बार प्रयास करता है कि लिखेंगे 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 लिखेंगे, अरे नहीं लिख पाते हैं तो उसके आंसू आ जाते हैं। का को क्या समझता है? अरे का से कबूतर ही तो है, जो का से कबूतर ही तो है। और चौखट में नहीं अटकता बेटे का चौखट में नहीं अटकता बेटे का अरे कबूतर ही तो है। थोड़ा फूदा जाता है, थोड़ा सा फूदा जाता है। और खक से समझता है खरगोश। और खरगोश जो है बेचैनी से कभी इधर कभी उधर आपका निकल जाता है और इसका भी अटकता नहीं है। गाँव को समझता है। गा से जो गमला होता है गमलवा टूट गया है इसीलिए गा समझ लेता है। घा समझता है अरे घा से घड़ा ही हो रहा है तो घड़ा क्या हुआ आपका लुढ़क गया। लेकिन अड़ा उससे समझता नहीं कर रहा कि क्या समझे उसे माँ समझता है और उसे धीरे धीरे उसे सब लिखाता नहीं है। बड़े प्रयास करने से उसके आंसू आते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन देखिए 34 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में है कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं। इसका जो जगह कवि घास कपास के पेड़ पक्षी सारस की झुंड में बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं। जहाँ पे जो धान है कि नदी किनारे धान हरियाली जो इसकी यहाँ पे आपको लौटने की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कब क्या है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। इसका जो जगह क्या? कवि अगले जन्म में चिड़िया कौवा हंस उल्लू सारस बनने की संभावना व्यक्त करता है। उसका क्वेश्चन आपका 36 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या भी है, ये भी देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि जाति के आधार पर काम को विभाजन कर दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति अपने मनपसंद काम नहीं कर सकते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को क्या लिखा हुआ है? 37 नंबर क्वेश्चन है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ठीक है, ये कैसे? तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रवासिनी का अर्थ होता है जो बाहर से आते हैं। प्रवासिनी अर्थ क्या होता है? बाहर से आते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपकी जो नानी मौसा या आपको घर में कोई आए हुए हैं और आपके घर में अगर झगड़ा लड़ा हो रहा है पूरे गोतिया से, तो वो लोग कुछ कहते नहीं, वो लोग कुछ कह नहीं सकते हैं तो क्यों बस चुपचाप रहेंगे और देखेंगे। क्या करेंगे? वो देखेंगे। तो वो क्या है? प्रवासिनी है। वो अगर वो कुछ बोल लेंगे तो जो सामने वाले जो विरोधी पार्टी है वो क्या बोल देंगे? तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें बोलने का अधिकार कैसे है? या आप लोग अगर लड़की हैं तो लड़की अगर आप झगड़ा करते होंगे तो आपके जो चाचा मामा जो अपने गांव में जो बोलते होंगे क्या बोलते होंगे कि तुम्हारा यहाँ घर नहीं है, जहाँ जाएगी वहाँ जाके झगड़ा करना, तुम यहाँ की प्रवासिनी हो, यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। तो इसी बोलते प्रवासिनी। उसी प्रकार जो भारत माता है, भारत में अंग्रेज अत्याचार करते जा रहा है, अंग्रेज अत्याचार करते जा रहा है, लेकिन भारत माता जो है वो से अंग्रेजों को कभी नहीं कह सकता है कि मेरे बेटों पे क्यों अत्याचार कर रहे हो। अर्थात वो प्रवासिनी तरह चुपचाप टुकुर देख रही है। इसीलिए क्या बोलते हैं भारत माता प्रवासिनी बनी है। कैसे? देखिए इसका आंसर ने लिखा है कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। कवि का कहना बिल्कुल सत्य है क्योंकि अंग्रेज बाहर से आकर भारत को गुलाम बना लिया।
जंजीरों में जकड़ लिया और भारत के लोग नंगे भूखे रहते थे। लेकिन भारत माता कुछ नहीं कर सकती थी, बस देखती रहती थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। उससे बढ़ते क्वेश्चन आपके 38 की ओर क्वेश्चन दिखा। 38 में क्या है, इसमें आपका लिखा हुआ है क्या? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह बचपन से ही अपने घर के दरवाजे पर देख रहा था। वृक्ष का एक डाल राइफल जैसा था, उसका चमड़ा खाकी वर्दी जैसा था जो दिन रात दरवाजे पर चौकन्ना रहता था, इसलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा और ये भी आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 39 का क्वेश्चन आपका जो 39 नंबर है, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? तो इसका देखिए जरूर जाएगा। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है क्योंकि गरीब बस्तियों के लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। लेकिन कोई जागरण या उत्सव हो तो लोग उसमें अपना सहयोग करता है, तो बड़े लोग इसका शोषण करता है, इसलिए कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में है प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का यही आशय है जो दोपहर धीरे धीरे आते थे, जो हमारे छत पर आती थी, लेकिन जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया तो उस दिन सूर्य गांव के क्या चौराहे गांव के चौक पर उगा और एकाएक दोपहर आ गई, जिससे लोग जलने लगा और लोग जल के राख हो गए। प्रज्वलित क्षण की दोपहर से कवि का यही आशय है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 और क्वेश्चन देखिए 41 में क्या इसका इसमें आपका है बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से है कैसे? इसका आंसर है क्या? बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से है। यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि किसी भी कलाकार की जो पहचान होती है उनके गुण से होती है, ना कि चेहरे से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने में बहुत ही माहिर था, जिससे कि पूरे भारत में उनका पहचान हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान किसका शहनाई से है। उसके बढ़ते क्वेश्चन आपका 42 का क्वेश्चन देखिए। 42 में क्या है, ये भी देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए आंसर इसका देखिए क्या आपका है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मों की दृष्टि में भारत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत में कभी भी राष्ट्र के हैसियत से कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सरकार कभी भी एक धर्म को विशेष हक नहीं देता है, सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, उसके आपका जाएगा वर्णिका बुक से आपका आएगा। यहाँ से आपको दिखा वर्णिका बुक के जो चैप्टर है 5 चैप्टर, वो 5 चैप्टर का देखा क्वेश्चन से हो जाएगा। जो पहला कुछ है वो है दही वाले मगम्मा से इसमें इसका आंसर हो जाएगा क्या? मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इसका देखिए क्या? मगम्मा जब दही बेचकर आई तो देखी कि उसकी बहू अपने बेटे को पीट रही थी, तो मगम्मा ने अपने बहू को उल्टा सीधा बोल दिया, तो बहू ने भी बोल दी। मगम्मा चाहती थी कि बहू बेटे और पोते पर अपना हक जमाना चाहती थी, लेकिन बहू को इस बात को मानने से इनकार कर दी
इसी बात को लेकर मंगम्मा और बहू के बीच में क्या हुआ, विवाद हो गया। क्या हुआ था, जब मंगम्मा की बहू नजम्मा थी, वो जब दही बेच के मंगम्मा जब दही बेच के वो आ रही थी, तो उस समय क्या हुआ, नजम्मा अपने पोतों को बिना किसी गलती के, बिना किसी कर उसे पीटने लगती है। जब मंगम्मा देखती है कि मेरी जो बहू है अपने मेरे पोते को पीट रही है, तो बोलती है क्यों रे राक्षसी उसे क्यों इतना पीट रही है, क्यों रे राक्षसी उसे इतना क्यों पीट रही है, इतना कहते हैं। और मंगम्मा चाहती थी जो बहू बेटा पोता उसमें अपना हक जमाए, लेकिन ऐसा बहू को ऐसा इसे पसंद था नहीं, और दोनों बीच में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। उसका क्वेश्चन आपका 44 है, क्वेश्चन आपका 44 क्या है, ये आपका है, रगम्पा कौन था और वे मंगम्मा से क्या चाहता था। इसका आंसर क्या है, रगम्पा गाँव का एक जुआरी व्यक्ति था जो मंगम्मा से धन पैसा चाहता था, ये हो जाएगा। बहुत से टीचर क्या करते हैं, बोलते हैं जब रगम्बा था वो मंगम्मा से प्यार करता था, प्रेम करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या होता था, जो अमराई का कुआं था वहाँ पे क्या करता है, रगम्बा जो है मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है, इस तरह से हाथ पकड़ लेता है, तो उसे क्या होता है, उसे महसूस है कि लगता है कि मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया है। इसलिए बहुत से टीचर कहते हैं कि मंगम्मा से प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आपका 45 है, 45 में आपका क्वेश्चन में क्या है, ये आपका है, बहू ने अब सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका आंसर क्या है, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को जरिया बनाया। जब मंगम्मा दही बेचने जा रही थी तो अब उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया और बेटे को बोली कि बोलो मैं भी दही बेचने जाऊंगा, और पीछे से बहू भी आई और सास से माफ़ी मांगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 को देखो। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक परिस्थिति कैसा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी जो कि एक गरीब महिला थी। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था, जो पैसा भेजता था उससे परिवार का भरण पोषण नहीं होता था, तो कभी लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना बच्चों को पालती थी। उसके घर की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति बहुत ही दयनीय थे। क्या था, जो लक्ष्मी थी उसके पति नाम क्या था, लक्ष्मण था। लक्ष्मी पति नाम क्या था, लक्ष्मण था। वो कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन लक्ष्मण जो नौकरी करता था वहाँ जो पैसा भेजता था उससे उसके परिवार का गुजारा होता नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी के पास 2 बेटे थे और 2 बेटियाँ थी। ठीक है, एक बेटा गोद में था और एक अच्युत जो बड़ा बेटा था, और 2 बेटियाँ थी। उससे उसके परिवार का गुजारा होता नहीं था। उसके पास 1 बीघा जमीन था जो कि कभी बाढ़ से कभी सूखा से हमेशा ग्रस्त रहती थी, उसमें कुछ उपज नहीं पाता था। तो जो लक्ष्मी थी वो गाँव के एक अमीर व्यक्ति, जिसे तहसीलदार बोलते हैं, ठाकुर साहब जिसको बोल सकते हैं, उसके यहाँ काम करते थे और झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। उसका जो परिस्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 को। जो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, या इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। तो ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कभी अधिक वर्षा के कारण यहाँ बाढ़ आ जाती है, तो कभी वर्षा ना होने के कारण सूखा आ जाती है। जिससे हम कह सकते हैं कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। उसके क्वेश्चन आपका 48 है। 48 में देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 48 है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर हमने लिखा है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में बहुत फर्क है। मंगू के भाभियाँ चाहती थी कि वे जल्दी से अस्पताल में चली जाए या मर जाए, लेकिन माँ उसे कभी अकेली नहीं छोड़ती थी हमेशा, ये आपका हमेशा है, ठीक है, हमेशा उसकी देखभाल करती थी। माँ नहीं चाहती थी कि मंगू अस्पताल में जाए, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पर जानवर की तरह रखते हैं। यही फर्क था माँ और उसके अन्य परिवार के सदस्यों में। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आया गया होगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही लास्टिक स्टाइल में लिखा है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका
49 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार में कैसा परिवर्तन हुआ। तो जो कुसुम थी एक गांव की जो लड़की थी जो कि मध्य विद्यालय में पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते क्या होती पागल होती है, क्या होती पढ़ते पढ़ते पागल होती है। तो उसके कुसुम के जो परिवार वाले थे उसे क्या करते हैं अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन 2-3 महीना 4 महीना वो कहते हैं 6 महीना तक वो वापस घर आ जाते हैं, तो वो लगभग ठीक होते हैं, वो क्या होता है ठीक हो जाते हैं। तो जब वो घर आती गाँव आती है तो वहाँ के जो उसके जो ये गाँव के लोग थे और मंगू के जो माँ थे उसे लगता है जब कुसुम ठीक हो सकती है तो हमारे बेटी क्यों नहीं हो सकती है। तो कुसुम को एक दिन आप बुलाती है, अपने पास बैठाती है और पूछती है कि वहाँ तुम्हें कैसे रहता था, क्या मारा पीटा जाता था, समय पे खाना देता था, तुम्हें नहलाया जाता था, क्या तुम्हारा देखभाल करते थे। तो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ करते थे। तो उससे लगता है कि हमारी बेटी भी ठीक हो जाएगी और उसे लगता है कि अब हम भी अपनी बेटियों को क्या करेंगे अस्पताल में भर्ती कराएंगे। तो वह इसका आंसर हो जाएगा कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार में यही परिवर्तन हुआ कि माँ और परिवार वाले सोचने लगे कि मंगू भी अस्पताल जाएगी तो मंगू भी ठीक हो जाएगी और उसे अब भर्ती कराने के लिए वो चाहने लगे। क्वेश्चन नंबर 50 में है, उसका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, माँ मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा था। इसका जरूर क्या, माँ मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराती है वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो वे सबको समय पर खाना खिलाते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। अगर कोई मरीज उसे मारते भी हैं तो वह गुस्सा नहीं करते हैं और उसे समझते हैं कि वह वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार ऐसा ही है। क्या था, मंगू की जो माँ है मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कैसा था। तो वो वहाँ के कर्मचारी व्यवहार बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मंगू की जो माँ थी वो उसे भर्ती कराने से पहले देखती है कि जो एक महिला है वो अपने पति से कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ पे बाल धोया रहता है, मुझे ब्रश नहीं कराया जाता है। लेकिन उसकी माँ देखती है कि वहाँ वो जो बोल रहे कि मेरा ब्रश नहीं कराया जाता, उसका ब्रश किया हुआ था, वो उसका बाल बंधा हुआ था, ठीक है, फिर भी उसे ब्रश करवाता है, उसे बाल धो देता है, बाल उसका बांध देता है। उतना में एक बच्चा के देखता है कि एक जो वहाँ के नर्स थे उसे नर्स पे हाथ उठाते हैं, फिर भी नर्स गुस्सा नहीं करती है। तो लगता है कि वहाँ कर्मचारी व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अब बढ़ते क्वेश्चन आगे 51 क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, इसका देखिए इसमें आपका लिखा हुआ क्या, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या जाएगा, माँ सोचती थी कि अस्पताल एक गौशाला है और उसमें मरीजों को जानवर की तरह रखा जाता है, मारते हैं पीटते हैं, यहीं से खाना नहीं देते हैं और बांध कर भी रखते हैं, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की, उसमें देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन 52 है, पार्वती कौन थी, उसे शहर क्यों लाया गया था। जो पार्वती थी लड़की थी जो कि बल्ली अमर की बेटी थी। इसे क्या था, इसे बुखार हो गया था, बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसमें कि हाथ पैर उसका जलने लगा था, ठीक है, जलन सब महसूस होने लगा था। तो गांव के लोग उसे झाड़ फूक करके ठीक कर देते, जिससे वो ठीक नहीं हुए। तो एक गाँव के डॉक्टर बोले इसे शहर ले जाइए, कहा कि शहर लेके जाइए। जब से शहर गया तो जहाँ के जब डॉक्टर चेक किए तो वो डॉक्टर बोले कि इसे एक मेनिंजाइटिस रोग हो गया। क्या हो गया, मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया है, ठीक है, इसलिए उसके इलाज के लिए उसे शहर लाया गया था। इसका देखिए आंसर क्या, पार्वती बल्ली अम्मार की बेटी थी, उसे बीमारी हो गया था जिसका नाम मेनिंजाइटिस था, उसे इलाज के लिए शहर लाया गया था। ये भी बहुत शॉर्ट में आपका आंसर लिखे हैं, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। उसके बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर और 54 की ओर बढ़ेंगे और उसका आपका हो जाएगा ये चैप्टर, ये पूरा बुक हो जाएगा समाप्त। इसमें हमने आपका गोधली और आपका बनी का दोनों बुक हमने देखा है। और ये 1 घंटा का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके ये 1 घंटे आपको 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी देता है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 53 नंबर में है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों कर रही थी। इसका आंसर क्या, सीता एक विधवा औरत थी जिसे 3 बेटे और 3 बहुएं थी और पोते पोती भी थे, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं करती थी। उसके बेटे कभी भी नहीं पूछते थे कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है,
इसलिए सीता को अपने घर में घुटन महसूस करती थी। और साथ ही जो सीता के लिए क्या था, खाना खाने के लिए हमेशा कभी इसके यहाँ एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ, या कहीं पैसे भी देने की वादा कर देती, इसके लिए उसे घुटन महसूस होती थी। उसके बढ़ते इस क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अपने को भी नोट कर लीजिए। ये देखिए आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके भी हमेशा पूछ जाते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, सीता क्यों घर छोड़ दी? इसका देखिए तो क्या, सीता एक विधवा औरत थी जिसके 3 बेटे थे। उससे घर में एक नियम था कि 1 महीना कैलाश के साथ, 1 महीना नारायण के साथ और 1 महीना बिरजू के साथ रहेगी। तीनों बेटे साथ एक महीना रह के खाना भोजन खाएगी। उसके बाद तो सीता सोची कि मैं एक विधवा औरत होकर 3 बेटे को पाल सकती हूँ, लेकिन 3 बेटे होकर एक माँ को नहीं पाल सकती। उसे लगता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे तरसना पड़ता है। तो एक दिन उसने 3 बेटे की बात सुनी कि वे तीनों बोल रहे थे कि हम 50 रुपये माँ को दे देंगे और माँ को अपना खाना खुद बनाएंगे। यही बात सुनकर सीता रोने लगी और उसी रात घर छोड़ दी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और उसे भी एक आगे शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का आनंद पूरे बिहार के लोग ले पाएँ और सही बच्चे का अच्छा नंबर आए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। आगे देखेंगे हम हिस्ट्री के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो कि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।